Hello, good afternoon, and welcome to Mehra Classes. This is Shalini Joshi और Political Science Educator at Mehra Classes. आज का जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी स्लाइड में ही 2024 का जो पेपर हुआ था आपका एमपी सेट पॉलिटिकल साइंस सेट ए, जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके का पैटर्न चला आ रहा है क्वेश्चंस का। इसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। इसके हमने 2 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम इसके अगले नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ जाते हैं, जिसमें कि मैं आपसे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी और आपको बताऊंगी पैटर्न जो आपका एजुकेशन लेवल किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सभी को आपको बताऊंगी। अगर आपने अभी तक मेहरा क्लासेस पर नहीं जुड़े हैं अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। खास तौर पर पॉलिटिकल साइंस का बैच तो स्टार्ट हो ही चुका है, क्लासेस ऑनगोइंग है, तो जल्दी से फटाफट मेहरा क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और साथ में हमसे जुड़िए, जिससे कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो सके एमपी सेट पॉलिटिकल साइंस के लिए और आप अपना सारा जो समय है अपनी प्रिपरेशन में लगाएं, क्योंकि लिमिटेड टाइम है और आपको अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारा पिछली क्लासेस मैंने ली हैं जो कि वाईटी पर भी हैं, जिसमें अभी तक के जो 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराए, यानी 25 के सेट में मैंने आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है और साथ ही ये भी बताया किस तरीके से इनको अटेम्प्ट आपको करना है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से, जहां से हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगले क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं। पीवाईक्यूज का क्या होता है? पीवाईक्यू या एमसीक्यू कराने के थ्रू आपको ये समझ में आ जाता है कि पैटर्न क्या है आपका, और उस पैटर्न को समझने के बाद अपनी प्रिपरेशन को आप अच्छा कर सकते हैं और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि अभी समय लिमिटेड है और इसी समय में आपको अपनी अच्छे से तैयारी करनी है एमपी सेट की। सो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101, जिसमें कि आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस देश के साथ व्यापार समझौते 1954 में भारत ने पंचशील के सिद्धांतों को प्रतिपादन किया। ये बहुत ही आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ते हैं, यानी आईआर को जब भी आप कवर करते हैं, तो उसमें आपको ये रिलेशंस पढ़ने होते हैं। इन टॉपिक्स के थ्रू आप समझ पाते हैं किस किस तरीके के वॉर या डिस्प्यूट्स देशों के बीच में चले आ रहे हैं, उनको आपको पढ़ना होता है। तो इसका अभी मैं राइट आंसर बता देती हूँ, चाइना, यानी कि चीन इसका राइट आंसर है। सबसे पहले जो व्यापार समझौता पंचशील की अगर हम बात करें, भारत ने पंचशील किसके साथ में साइन किया, तो वो चीन के साथ किया गया था 1954 में। और इसमें 5 तरीके के कुछ सिद्धांत हैं या कुछ प्रिंसिपल या नियम बनाए गए थे दोनों देशों के बीच, और इन्हीं नियमों को इंटरनेशनल रिलेशन में या जब भी वॉर के जैसे हालात बनते हैं तो उनमें इनको फॉलो करना होता है। जैसे कि एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, अनाक्रमण और शांतिपूर्ण तरीके से। सबसे मेन चीज थी इसमें शांति, यानी शांतिपूर्ण तरीके से हम जो भी होने वाले डिस्प्यूट्स हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं या जो भी हैं, उनको उसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का डिसीजन लिया गया था। और ये 5 तरीके के प्रिंसिपल्स आपके पंचशील में बताए गए थे। 1954 में एग्रीमेंट होता है भारत और चाइना के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जिसमें कि आपसे क्या क्वेश्चन किया जा रहा है, चीन ने आखिरकार सिक्किम को भारत द्वारा हड़पे गए एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब मानना बंद कर दिया। इसमें आपको पूछा जा रहा है कब बंद कर दिया, यानी कि व्हेन डिड द चाइना फाइनली सीज ट्रीटिंग सिक्किम एज एन इंडिपेंडेंट नेशन एनेक्स्ड बाय इंडिया, यानी कि कब उनने मानना बंद किया कि वो भारत द्वारा हड़पा गया है। इसमें आपको ईयर बताना है 1978, 1985, 1998 या 2004। तो यहाँ पर बहुत ही करीबी तौर पर अगर हम देखेंगे ना, तो 2004 का हम आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि 2003 का इसमें बात की गई है और ये इससे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हमको नज़र आता है। बाकी ये तीनों ही इसके राइट आंसर नहीं होंगे, क्योंकि चीन ने सिक्किम को भारत द्वारा हड़पे गए एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मानना बंद किया कब, 2024 में। सो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर अगर हम देखें, तो ये ईयर वाले क्वेश्चन भी आप इंटरनेशनल रिलेशन में ही देखकर चलेंगे, क्योंकि जो पहला अभी मैंने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया ये भी आईआर से है, और साथ में ये चीन वाला जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी आपका इंटरनेशनल रिलेशन या फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ही यूनिट वाइज चले आ रहे हैं। सो इनको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर
103 क्या पूछा जा रहा है? जब रूस ने भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल संघर्ष पर भारत के रुख का समर्थन किया था, तब रूस के राष्ट्रपति कौन थे? आपको सभी देशों के राष्ट्रपति पता होना चाहिए। राष्ट्रपति के साथ में आपको प्रमुख जो वहां पर लीडर्स होते हैं, पार्टियां क्या क्या होती हैं, किसी देश में कौन सी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा है किसी देश का, उस सभी को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली। जब रूस ने भारत और पाकिस्तान के बीच में जब कारगिल युद्ध की यहाँ पर बात हो रही है, और इसमें आपको बताना है कि रूस के राष्ट्रपति कौन थे, क्योंकि उन्होंने समर्थन दिया था भारत की तरफ। पाकिस्तान और भारत के बीच में ये कारगिल संघर्ष चालू हुआ था तब। तो इसमें 4 नाम दिए गए हैं जो रूस के ही यानी राष्ट्रपति हुए थे। इनमें सबसे पहले बोरिस येल्त्सिन का नाम है। राइट आंसर मैं देखूं अगर इस क्वेश्चन का, तो इसका फर्स्टली ए ही इसका राइट आंसर है, बोरिस येल्त्सिन। और इसमें अगर देखें सेकंड नाम जो है, इसके बारे में भी थोड़ी बता देती हूँ, मिखाइल गोर्बाचेव। ये यहाँ के सोवियत संघ की अगर हम बात करें, जब रूस नहीं था और सोवियत संघ था, सोवियत संघ क्या था? 15 देशों का समूह था जिसमें कि 15 राष्ट्र शामिल थे, है। सोवियत संघ था और उसके मिखाइल गोर्बाचेव इसके राष्ट्रपति बनते हैं। और साथ में इन्होंने 1991 में इस्तीफा भी दे दिया था। 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव ने इस्तीफा दे दिया था, जिससे कि रूस जो सोवियत संघ था उसका विघटन भी हो गया था। यानी कि 1990 में ये इससे जुड़े थे और 1991 में इन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद में इस्तीफा दे दिया था। तो रूस का जो विघटन हो गया और इस विघटन के बाद में हमको सोवियत संघ विघटित होकर जो 15 देश थे अलग हो गए और रूस एक अलग स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हो गया तभी से। और मिखाइल गोर्बाचेव की बात करें तो इन्होंने 2 बातें बहुत ही 2 सिद्धांत दिए थे हम कह सकते हैं। पहला इनका जो वर्ड फेमस है ग्लासनोस्त, इसका अर्थ होता है खुलापन। और दूसरा शब्द इन्होंने दिया था पेरिस्ट्रोइका, इसका अर्थ होता है पुनर्गठन। यानी कि ये बात कर रहे थे राष्ट्रपति के तौर पर जो सोवियत संघ था, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर आपको, सोवियत संघ जो था ना, इसमें सुधार की बात ये कर रहे थे राष्ट्रपति के तौर पर, और ये चाहते थे कि इसका पुनर्गठन हो, इसको मजबूती प्रदान की जाए संगठन को। और इसीलिए इन्होंने ये 2 तरीके की बातें ग्लासनोस्त और पेरिस्ट्रोइका यानी खुलापन लाना चाहिए हमको और पुनर्गठन करना चाहिए हमारे संगठन का। लेकिन यहीं से इनका विघटन स्टार्ट हो जाता है। जो 15 देश थे ये स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में स्थापित हो गए और 1991 में ही सोवियत संघ नामक जो संगठन बहुत ही मजबूती के साथ में खड़ा हुआ था, ये विघटित हो जाता है। इसके बाद में ब्रेजनेव, तीसरा ऑप्शन जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ब्रेजनेव की भी हम बात कर लेते हैं। ये भी सोवियत संघ के ही राष्ट्रपति रहे हैं और इन्होंने सबसे जरूरी जो काम किया, इनका कार्यकाल लिख लीजिए 1962 से लेकर, ब्रेजनेव का लिखवा देती हूँ, 1962 से लेकर इनका कार्यकाल जो था 1982 तक रहा। और इन्होंने सैन्य तौर पर सोवियत संघ को मजबूत करने का कार्य किया। सैनिक तौर पर इन्होंने बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान की और सेना के बारे में इस पर ज्यादा ध्यान देने की बात ये इस संगठन यानी कि सोवियत संघ में राष्ट्रपति के तौर पर कर रहे थे। अब हम व्लादिमीर पुतिन की अगर बात करें तो ये हमारे वर्तमान में भी रूस के राष्ट्रपति हैं और ये सबसे पहली बार, ये अभी तक 5 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, 5 बार बन चुके हैं। और सबसे पहली बार ये 2012 में मनोनीत हुए थे एज अ राष्ट्रपति, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ रूस, रशिया। ये याद रखने के लिए एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और इसी को याद रखिए। लगातार ये अभी तक वहां के राष्ट्रपति के तौर पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आई होप कि आपको पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। और जो ये राष्ट्रपति के नाम जो दिए गए हैं, जो कि कुछ सोवियत संघ के टाइम के थे, और जैसे आप व्लादिमीर पुतिन का नाम देख सकते हैं, ये करंट में है। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा कि इंटर रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इनकी सन याद रखिए, यानी कि ईयर वाइज भी इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने उपमहाद्वीप में पड़ोसियों को एक तरफा रियायत देने का निर्णय लिया था।
और ये किस नीति का प्रसंग है। यानी कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशन या हमारी जो आपकी हम कह सकते हैं विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी की हम बात करते हैं, फॉरेन पॉलिसी की बात करें या आईआर की बात करें, ये सभी इसी से जुड़े हुए हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सारे इन्हीं यूनिट से आपके आए हुए हैं। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो ऑप्शन क्या दिए गए हैं, गुटनिरपेक्ष नीति से अगर ये जुड़ा हो तो इसका आंसर वो होगा। पंचशील से जुड़ा है, गुजराल सिद्धांत से जुड़ा है, पूर्व की ओर देखो नीति से जुड़ा है। तो यहाँ समझने वाली बात होगी कि जो उपमहाद्वीप में अगर हम देखें, इसका एक बार इंग्लिश में भी आपको बता देती हूँ। इंडिया डिसाइडेड ऑन एक्सटेंशन ऑफ unilateral concessions to neighbors in the subcontinent. This is a theme of which policy, यानी किस पॉलिसी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। सो नॉन अलाइनमेंट यानी कि नेम की अगर हम बात करें, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो कि गुटनिरपेक्षता नीति शीत युद्ध के दौरान भारत द्वारा ही अपनाई गई थी और इसको नेहरू नासिर टीटो ने दिया था, है ना। भारत के नेहरू थे यहाँ पर, नेहरू नासिर टीटो युगोस्लाविया के थे और नासिर भी राष्ट्रपति थे। इन तीनों ही राष्ट्रपति के नाम याद रखिएगा। नेम जब भी आता है इन तीनों, ये तीनों ही इसके प्रोपोनेंट के तौर पर देखे जाते हैं। सो पंचशील में दिया गया था क्या, हमने एक तरफा रियायतें देने की बात की गई थी अपने नेवर्स को, यानी कि हम उनको एक तरफ से रियायत देते हैं। उनसे एक तरफ रियायत देने का अर्थ होता है कि हम उनसे कुछ भी मतलब उम्मीद नहीं करेंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ रियायतें देंगे ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके। ये इसमें बात नहीं की गई थी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें गुजराल सिद्धांत, गुजराल डॉक्ट्राइन जो कि आई के गुजराल, हमारे भारत के जो आई के गुजराल थे ना, इन्होंने ये पॉलिसी लाए थे और इसी के दौरान इन्होंने कहा था कि हम सभी जो भी हमारे नेबर्स हैं उनको एक तरफा रियायतें देंगे और पड़ोसियों को एक तरफा रियायतें देने की बात भी गुजराल डॉक्ट्राइन में की गई थी। पंचशील तो 1954 में हुआ था, ये चाइना के साथ हुआ था। गुटनिरपेक्षता शीत युद्ध के दौरान आई थी, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है। और पूर्व की ओर देखो नीति भी, जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्व की ओर देखो पर ही है, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन में दे दूंगी। गुजराल सिद्धांत जो था, इसमें हमने 5 तरीके के कुछ सिद्धांत थे जो कि गुजराल, आई के गुजराल द्वारा दिए गए थे और इन सिद्धांतों के ऊपर ही ये आपका गुजराल डॉक्ट्राइन काम कर रहा था। इसमें आपको कब दिए गए थे ये देख लीजिए, 1997 में यहाँ पर बात की गई थी गुजराल डॉक्ट्राइन की। और इसमें क्या दिया गया था, रियायतों की बात की गई थी एक तरफा, जैसे कि गैर हस्तक्षेप यानी कि आहस्तक्षेप। पहला तो इसका आहस्तक्षेप हो जाएगा। दूसरा हम देखें तो कोई भी अगर युद्ध होता है तो उसका शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाएगा और किसी तरीके से कोई क्रांति या किसी तरीके से हम कह सकते हैं खून खराबा नहीं किया जाएगा। उसका समाधान जो होगा वो शांतिपूर्ण तरीके से हम आपसी समझौते के थ्रू करेंगे। क्षेत्रीय सहयोग यानी जो क्षेत्रीय सहयोग की इसमें बात की जा रही है, जो भी देश हैं वो सब आपस में जो क्षेत्रीय सहयोग के द्वारा ही काम करेंगे, गुजराल डॉक्ट्राइन में ये कहा गया था। और आपसी जो है विश्वास की यहाँ पर बात की गई थी, जो पड़ोसी देश हैं एक दूसरे पर आपस में विश्वास रखेंगे जिससे कि सारी चीजें चलती रहेंगी। तो इस तरीके से ये 4-5 जो इसमें दिए गए थे, बातें की गई थी, इसके जो नियम थे वो गुजराल सिद्धांत के, वो ये लिख दिए हैं मैंने यहाँ पर। आप इनको अच्छे से समझ लीजिएगा बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड भी हो सकते हैं और आपके ये जो भी संगठन है आपके, उनसे रिलेटेड हो सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 105। पूर्व की ओर देखो नीति की शुरुआत के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। आपको ये बताना है कि भारत के उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे जब ये नीति आपकी आई थी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी के आने के समय में आपको आंसर इसका बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर ए, नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव यानी कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर, उनके नाम, उन्होंने इस नीति को लाया गया था। अटल बिहारी यहाँ पर रिलेट नहीं करते हैं, ना ही मनमोहन सिंह। नरेंद्र मोदी का नाम इसी नीति से जुड़ा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। नरसिम्हा राव पूर्व की ओर देखो नीति के जनक के तौर पर माने जाते हैं और 1991 में ये नीति लाई गई थी इनके द्वारा। और इसी नीति को नरेंद्र मोदी द्वारा क्या कर दिया गया था, जो लुक ईस्ट पॉलिसी
नीति थी या ये जो पॉलिसी थी इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया था। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तौर पर नरेंद्र मोदी द्वारा इसे बदल दिया गया था। यानी पहले ये बात थी कि हम सिर्फ ईस्ट के जो नेशंस थे उनको देखें, उनकी तरफ ध्यान दें। भारत अपने पड़ोसी में पूर्व के जो देश थे उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और भारत को उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता थी पूर्व की ओर देखो नीति के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें सिर्फ देखा ही जा रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने कहा सिर्फ देखना ही नहीं है, एक्ट भी करना है, हमको इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट करना है। और उसी टाइम से ये नीति चेंज हो गई और इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया गया। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पहली बार किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत का दौरा किया था? सो विच अमेरिकन प्रेसिडेंट विजिटेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ चीफ गेस्ट ऑन ओकेजन ऑफ इंडियन रिपब्लिक डे? सो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, विल क्लिंटन, जॉर्ज बुश। इनमें से आपको सिलेक्ट करना है राइट आंसर कौन होंगे। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहाँ पर बराक ओबामा हमारे गणतंत्र दिवस पर आए थे भारत। यहाँ पर ये चीफ गेस्ट थे और ये पहली बार नहीं आए थे, ये छठवें थे, हमारे 6वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के जो कि भारत आए थे। और इसके पहले जब नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री रहे थे उस टाइम पर आइजनहोवर आए थे, जो कि अमेरिका के प्रथम भारत आने वाले राष्ट्रपति हुए थे, है ना। तो ये 6वें राष्ट्रपति थे जो कि हमारे गणतंत्र दिवस पर पहली बार आए थे। यहाँ कीवर्ड है पहली बार और गणतंत्र दिवस, इसको नोटिस करिएगा। बाकी पहली बार अगर हम देखें तो आइजनहोवर आए थे नेहरू जी के टाइम पर। सो बिल क्लिंटन, ये सभी नाम अमेरिकी राष्ट्रपतियों के ही हैं, आपको इनको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका हो जाएगा बराक ओबामा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 107। इसमें पूछा जा रहा है मार्च 2022 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने किस वैश्विक सूचकांक में भारत को 12वां स्थान दिया? आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा वो आपका ग्लोबल इंडेक्स रहा था जिसमें कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP द्वारा रेटेड इंडिया 12th इन मार्च 2022। इसका आंसर आपको करना है। सो देख लीजिए, क्या मानव अधिकार इंडेक्स निकला था उसमें हमको 12वीं रैंक प्राप्त हुई है, या जनसंख्या में, आर्थिक विकास में, या आतंकवाद में? सो राइट आंसर मैं बता देती हूँ इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो आता है आपका, उसने निकाला था। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स द्वारा ये निकाला गया था, जिसमें भारत की पोजीशन की बात करें तो 12th पोजीशन भारत की रखी गई थी, इंडिया की, है ना। अब फर्स्ट में हम देख लेते हैं कौन थे। तो फर्स्ट पोजीशन होल्ड की थी आपके आतंकवाद में, जो कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के तौर पर निकाला गया था, जिसमें अफगानिस्तान फर्स्ट पोजीशन थी अफगानिस्तान की। आतंकवाद में बात कर रही हूं मैं। दूसरा अगर देखें तो इराक था यहाँ पर, है ना। इराक सेकंड पोजीशन होल्ड की थी इसने। और थर्ड की अगर हम बात करेंगे तो सोमालिया थर्ड पोजीशन या रैंक पर था, जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स था इसमें। और अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया को 12th रैंक किया गया था इस इंडेक्स के अनुसार। सो ये करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। आप करंट अफेयर जो भी इंटरनेशनल स्तर पर जो भी आपके तरह तरह के इंडेक्सेस निकलते हैं, इनको भी आप नजर मार के जाइएगा रिलेटेड टू योर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 108, जिसमें पूछा जा रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय विदेश नीति, यहाँ पर देख लीजिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी IFP आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। IFP से क्वेश्चन आ गया है, पूछा जा रहा है कि भारतीय विदेश नीति के सिद्धांतों के अंतर्गत निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी? सो आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं, जब भी आपने इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़ी होगी या इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़े होंगे, तो ये जो आपके संगठन या जो आपकी संधियां और समझौते जो हुए हैं विभिन्न देशों के बीच में, आपको इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ना ये है कि किन किन देशों के बीच से भारत के संबंध किस तरीके के हैं और उनके बीच में
कौन कौन से एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, और उन सभी की आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी इस टाइप के क्वेश्चंस आप सही कर पाएंगे। सो देख लीजिए, ये पंचशील जो कि इंडिया चाइना की बात कर रहा है, यहाँ पर इंडिया चाइना के बीच में हुआ था ये 1954 में, है ना, ये इससे रिलेटेड है। गुट निरपेक्षता जो कि शीत युद्ध के दौरान यानी 1945 के समथिंग ये उदय हुआ था, है ना। यहाँ पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी हमें देखना है भारतीय विदेश नीति के सिद्धांतों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो पंचशील तो भारत ने अपनाए हुए हैं, हमारी जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी हमने डिजाइन की गई, जो नेहरू जी द्वारा, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया गया है। तो पंचशील है यानी हम 5 तरीके के नियमों का फॉलो करेंगे हमारे पड़ोसियों के साथ में। जब भी युद्ध की स्थिति आती है या कोई भी ऐसा मैटर आता है जहाँ पर हमें इंटरनेशनल लेवल पर डिसीजन मेकिंग करनी होगी, तो हम पंचशील यानी कि हम आहस्तक्षेप नीति अपनाएंगे। किसी भी देश के जो आंतरिक घरेलू डोमेस्टिक मैटर्स होंगे उनमें भारत कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। दूसरा है कि हम भारत की जो शांतिपूर्ण तरीके से हम सारी जो युद्ध या ऐसी स्थितियां बनती हैं उनका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से जहां तक संभव है करने की कोशिश करेंगे, है ना। इसी तरीके से हम देखें तो आपसी विश्वास की बात भी यहाँ पर की गई। तो पंचशील में 5 तरीके के जो नियम बताए गए हैं उन पर भारत अडिग रहता है। ये हमारी विदेश नीति का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गुट निरपेक्षता भारत ने अपनी विदेश नीति में ये विशेषता के तौर पर अपनाया है कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, चाहे वो किसी भी तरीके का गुट क्यों ना हो। और खास तौर पर यह शीत युद्ध के दौरान नीति आई थी, नेहरू नासिर टीटो ने इस नीति को प्रतिपादित किया था। जब समय चल रहा था 2 गुट थे, एक तरफ सोवियत संघ था, दूसरी तरफ अमेरिका वगैरह इस तरीके के देश थे। तो किसी भी खेमे में भारत शामिल नहीं हुआ और अपने आप को गुट निरपेक्ष रखा भारत ने। तो इस तरीके से हम हमारी विदेश नीति का हिस्सा गुट निरपेक्षता भी मानते हैं। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल कंसिस्टेंस यानी कि नॉन अलाइनमेंट में भारत विश्वास रखता है, पंचशील में रखता है। पीसफुल यानी कि हर एक हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें या फिर हमारी परमाणु नीति, इन सभी में पीसफुल कंसिस्टेंस की बात भारत ने करते आया है। साथ में शक्ति संतुलन, अगर इसको आप देखेंगे, ये आपको बहुत ही ज्यादा ऑड दिख रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि कभी भी भारत हो या कोई भी ऐसा देश हो जो कि शांतिपूर्ण तरीके से निपटान की बात करता हो, वो शक्ति संतुलन के लिए या बैलेंस ऑफ पावर की बात कभी भी नहीं करेगा। और हम खासतौर पर भारत की इंडियन फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करते हैं, है ना, तो इसमें शक्ति संतुलन का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। बाकी सारी चीजें हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। शक्ति संतुलन का कभी भी हमारे भारतीय फॉरेन पॉलिसी में बात नहीं की गई है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, जिसमें कि 109 पर हम आ गए हैं, जिसमें देखिए भारत की परमाणु नीति से संबंधित सिद्धांत है। इनमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं 2 और ABCD में आपको 4 तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं चूज करने के लिए। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको कराए हैं सारे ही फॉरेन पॉलिसी, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस से कनेक्टेड है और आपको ये अच्छी तरीके से पढ़ने हैं जिससे कि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। सो क्वेश्चन देख लीजिए, द प्रिंसिपल रिलेटेड टू इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इज आर, कौन सा है? नाभिकीय शस्त्रों का पहले प्रयोग नहीं, विश्वसनीय न्यूनतम निवारण। अगर आपने अपनी जो यूनिट में आपका सिलेबस में दी गई है, जो पार्ट है आपकी परमाणु नीति, इसको पढ़ा होगा तो सबसे पहली चीज यही पढ़ाते हैं या यही हम सीखते हैं कि नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। भारत कभी भी किसी भी तरीके से पहले अपने न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं करेगा किसी भी देश के खिलाफ। क्यों? क्योंकि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका ये हिस्सा नहीं है। नो फर्स्ट यूज की बात भारत हमेशा से करता है। जो भी नाभिकीय शस्त्र हैं उनका पहले प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई भारत पर आक्रमण करता है तो भारत उन पर अपने परमाणु शस्त्रों का प्रयोग जरूर करेगा। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, ये आइडिया जो आता है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस यानी विश्वसनीय न्यूनतम निवारण। भारत अपने पास में जो अपनी शस्त्रागार हैं या फिर अपनी न्यूक्लियर वेपन्स की जो भंडार है उसमें सिर्फ उतना ही मिनिमम डिटरेंस रखेंगे जितना कि उसके बचाव के लिए जरूरी है। कि अगर कोई देश आक्रमण कर देता है तो भारत किस तरीके से उनको अपने आप को उस आक्रमण से बचा सके, उतने ही विश्वसनीय न्यूनतम निवारण यानी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस भारत रखेगा। और उससे ज्यादा कोई भी भंडारण भारत नहीं करेगा किसी भी तरीके के शस्त्रों का, जो कि पूरी मानव जाति के लिए ही
नुकसानदेह हैं। सो ये दोनों ही ऑप्शन बहुत ही अप्रोप्रिएट लग रहे हैं इस क्वेश्चन के अनुसार। सो देख सकते हैं इसका राइट आंसर अगर मैं टिक करूं तो 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। भारत की परमाणु नीति से संबंधित ये दोनों ही ऑप्शंस आप दिखाई दे रहे होंगे। सो हम आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 पर हम आ गए हैं। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G4 का सदस्य नहीं है। नहीं है पर फोकस कीजिएगा। आई एम रिपीटिंग इट सो मेनी टाइम्स बिकॉज इट इज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे पाते और आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है और आपके मार्क्स जो 2 प्लस होने चाहिए वो आपके माइनस में चले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। इसमें G4 क्या है, G4 एक आपका संगठन है जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है और जो यूनाइटेड UN है आपका, यूनाइटेड नेशन जो है आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, ऑर्गेनाइजेशन UNO जो है, इसमें आपकी UNSC है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसमें स्थायी सदस्यता की मांग आपके कर रहे हैं G4 के जो सदस्य देश हैं वो सभी, है ना। इसमें 4 देश शामिल हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, G4, है ना। और ये क्या चाहते हैं कि हमको यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो सारे डिसीजन लेती हैं, और सिक्योरिटी काउंसिल में कितने सदस्य स्थायी हैं, कितने अस्थायी हैं, इसमें 5 सदस्य हैं जो कि आपके स्थायी हैं, है ना। और जो सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करें, और इसमें अगर देखें तो 10 सदस्य जो हैं वो है आपके अस्थायी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो ये 5 स्थायी जो सदस्य हैं ना, ये ही सारे डिसीजंस लेते हैं और इनके ऊपर ही वीटो पावर काम करती है। वीटो, इनको एक वीटो शक्ति दी गई है। कोई भी डिसीजन अगर ये नहीं उसके सपोर्ट में होते हैं तो वीटो यूज कर लेते हैं, जिससे कि वो डिसीजन प्रभावित हो जाता है। तो ये 5 सदस्यों को आप ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन। यहाँ पर हम बात कर रहे थे जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल में G4 जो एक संगठन है इंटरनेशनल लेवल पर, इसमें कौन कौन सदस्य हैं और कौन सा सदस्य नहीं है। भारत सदस्य है, जर्मनी भी है, जापान भी है, लेकिन यहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका दिया गया है, यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, ब्राजील, है ना। ब्राजील इसका सदस्य है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, चारों के देशों के नाम आपको याद रखने हैं। G4 किस लिए बनाया गया है, ये सिक्योरिटी जो काउंसिल है आपकी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें ये सिक्योरिटी काउंसिल उसका अंग है और इसी में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं आपके ये चारों देश, जिन्हें G4 के नाम से हम संबोधित कर रहे हैं। इनका एक ग्रुप है और ये सुधार की बात करते हैं। जो आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है ना, उसमें सुधार के लिए प्रयत्नशील देखने को हमको G4 मिलता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 111, जिसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, एक शास्त्रीय संघीय सरकार को निम्न लक्षणों में से कौन सा लक्षण भारत में विद्यमान नहीं है। एक हम अगर बात करें जो कि आपकी क्लासिकल फेडरल गवर्नमेंट की है ना, उसमें से कौन सा जो नॉट है ना, मतलब प्रेजेंट इन इंडिया। जब भी हम संघीय सरकार, शास्त्रीय संघीय सरकार की बात करते हैं, यानी कि कुछ राज्यों से मिलकर एक संघ बना होता है और उस संघ की सरकार सारे डिसीजन मेकिंग करती है, और भारत भी राज्यों का एक संघ हम कहते हैं। भारत क्या है, राज्यों का संघ है, इसीलिए इसमें संघात्मकता के लक्षण भी पाए जाते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, इसमें से कौन सा लक्षण वो है जो विद्यमान नहीं यहाँ पर, वो आपको बताना है। सरकार के विभिन्न स्तरों में शक्तियों का विभाजन, जब एक संघात्मक सरकार की बात आती है तो जो शासन प्रशासन होता है उसमें कई स्तरों पर शक्तियां विभाजित होती है, तो ये तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये संघीय जो सरकारें होती हैं इसी तरीके से शक्ति विभाजित करके ही विभिन्न स्तरों पर अपना शासन सरकार चलाती है। डिवीजन ऑफ पावर ये कीवर्ड है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तो ये तो इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा से ही भारत का पार्ट है और एक संघीय प्रणाली का भी हिस्सा है। केंद्रीय व्यवस्थापिका में संघ की इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व, है ना। और एक ऑप्शन क्या दिया है, संघीय विवादों के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय आपको सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट तो हमारे यहाँ विद्यमान है और एक संघात्मक शासन की विशेषता भी सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय को हम फेडरल डिस्प्यूट्स के लिए देखा गया है। तो इसमें अगर आप देखेंगे एलिमिनेशन की मेथड अगर लगाते हैं तो देख सकते हैं केंद्रीय व्यवस्थापिका, यानी कि जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात यहाँ पर की जा रही है, फेडरल यूनिट्स इन द
यूनियन लेजिस्लेचर, जो आपकी व्यवस्थापिका है केंद्र में यानी संसद, वहां पर क्या सभी जो संघ की इकाइयां हैं यानी हर एक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है क्या? ऐसा नहीं है। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि हमारे देश में हम देखें अगर तो राज्य जो है बहुत ही कुछ बड़े हैं, कुछ बहुत ही छोटे छोटे राज्य भी विद्यमान हैं। अब इन राज्यों को उनके अनुपात के आधार पर ही हमने संसद में प्रतिनिधित्व दिया है और इस तरीके से बात यहाँ पर पूछी जा रही है, तो हम इसका आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही और राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 पर हम आ गए हैं। देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन, राष्ट्रपति किनको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं? ये आपके जो है ना, जो भी क्वेश्चंस मैं अभी करा रही हूँ, जो रिसेंटली अभी 1-2 क्वेश्चन निकले हैं, ये आपके मेंटल एबिलिटी पर ही, जो आपका मेंटल एप्टीट्यूड है उस पर ही सही जाएंगे, क्योंकि आपको इसमें अपनी जो प्रिपरेशन है उसके दौरान आपको पूरी तरह से थ्योरी के साथ में डीपली अंडरस्टैंडिंग करनी बहुत जरूरी है। डीपली अंडरस्टैंड अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को किया है, जैसे प्रधानमंत्री उससे रिलेटेड जो भी अनुच्छेद हैं, राष्ट्रपति उनसे रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं, या हमारा जो संविधान है, जो इंडियन पॉलिटी की हम बात करते हैं, तो किस तरीके से वर्क करती है उसको आप समझ लेंगे, थ्योरी बेस्ड डीपली अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ठीक है, इनको अटेम्प्ट करना है तो अपनी जो स्टार्टिंग का बेस है उसको अच्छा कीजिए, अपनी थ्योरी अच्छी कीजिए और इस हर एक टॉपिक की समझ अच्छी आपको होनी चाहिए। सो राष्ट्रपति किनको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं? लोकसभा के सदस्यों को, बहुमत के नेता को, है ना, पहला ऑप्शन में बता रही हूँ, लोकसभा के सदस्यों के बहुमत के नेता को करते हैं क्या? जो लीडर होता है आपका मेजोरिटी में मेंबर ऑफ लोकसभा, उनको करेंगे, या फिर राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत के नेता को, या फिर तीसरा ऑप्शन क्या है, राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत के नेता, या उपयुक्त में से कोई नहीं? आप अगर देखेंगे, अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो अगर आप सिंपली इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, तो भी आप बता सकते हैं कि क्या सही होगा। क्योंकि अगर हम देखें राज्यसभा से रिलेटेड हमारा प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट नहीं जा रहा है, हमारा इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो बहुमत का नेता होता है, लीडर ऑफ द मेजोरिटी, जब हम वोटिंग करते हैं तो लीडर हम मेजोरिटी से लीडर चुनते हैं और वो लोकसभा से ही होगा, क्योंकि लोकसभा जनता की सभा है और वहां पर जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं वो पहुंचते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका जो नेता होगा वो जनता द्वारा ही चुना हुआ, अप्रत्यक्ष तौर पर सही लेकिन जनता द्वारा ही चुना हुआ रहता है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति किनको करेगा? लोकसभा के सदस्यों का जो बहुमत दल का नेता होता है, जिसको ज्यादा सीटें मिली हुई होती है हमारे देश में, है। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 113 क्वेश्चन नंबर पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, भारत की जो संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस योजना की सिफारिश के अनुसार किया गया था? यानी कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू अ स्कीम बाय वन ऑफ विच प्लान्स, है ना। सो यहाँ पर आपने ये योजनाएं पढ़ी होंगी, जब आपने भारतीय संविधान का निर्माण पढ़ा होगा तो आपने ये भी देखा होगा, क्रिप्स योजना, बेबल योजना, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन योजना। सो इनके पहले मैं आपको सन लिखवा देती हूँ, ये 1942 में आई थी। क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करेंगे तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, और इसमें हमको बात की गई थी डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी इसमें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और ये योजना भी विफल रही हमारी। और अगली हम देखें बेबल योजना। बेबल योजना कब आई थी आपकी? 1945 में ये योजना आती है ना। इनके मैं सन पहले लिखवा देती हूँ। 1947 में आपकी माउंटबेटन योजना आती है और 1946 में आपकी आती है कैबिनेट मिशन योजना। इनमें क्या बातें की गई थी ये, और इसका राइट ऑप्शन देख लीजिए। पहले कैबिनेट मिशन योजना के थ्रू ही हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी इंडिया के लिए, जो इलेक्टेड थी, और उसमें इस योजना का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था, है ना। तो माउंटबेटन योजना से क्या किया गया था,
जो हमारे डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी भारत को, कि जब हम भारत को, जो ब्रिटेन है वो क्राउन से इसको रिलीज कर देंगे, भारत को एक डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा और भारत की खुद की सरकार हो जाएगी। 2 देश बना दिए जाएंगे, ब्रिटेन से अलग करके भारत और पाकिस्तान नामक 2 देश बना दिए जाएंगे। भारत और पाकिस्तान नामक 2 देश बना दिए जाएंगे और इनको इस तरीके से समझाया जाएगा जैसे 1947 में हाँ, माउंटबेटन योजना आई थी और 1947 में ही इसके बारे में बात की गई थी। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, जो ये डोमिनियन स्टेटस की बातें की जा रही थी उनसे रिलेटेड नहीं था, है ना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही आपको बताया गया था कि संविधान सभा बनाई जाएगी और संविधान सभा के अकॉर्डिंग ही काम किए जाएंगे। सो इसका राइट ऑप्शन कैबिनेट मिशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 114, जिसमें पूछा गया है आपसे कि विषम विकल्प को चुनिए, यानी कि चूज द ऑड वन। तो ऑड वन में हम देखें, यहाँ पर आपको ये जो संगठन दिए गए हैं, जो कमीशंस भारत में कार्यरत हैं हमारे, वो दी गई है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, है ना, NHRC, सभी ने नाम सुना होगा इनका सबका, और अगर आपने नहीं सुना है तो इनको आप अच्छे से पढ़ के जाइए, इनके ईयर याद करके जाइए, बिकॉज क्वेश्चंस बनते हैं इनसे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, NCW। सो देख लीजिए। अब अगर आपको इसमें से ऑड बताना है कि क्या है ऑड, तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की हम बात करें, ये भी आपकी सांविधिक, है ना, सांविधिक निकाय के रूप में जानी जाती है। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी सांविधिक निकाय है ना, और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी आपकी सांविधिक निकाय है। जो आपका कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, ये इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि जो CAG का पद होता है ये एक संवैधानिक पद होता है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इसको बनाया गया है CAG को, है ना। और CAG क्या काम करता है? लेखा जोखा रखता है आपके वित्त का, है ना, लेखा जोखा रखता है आपकी पब्लिक, जो भी अकाउंटेबिलिटी होती है सारी CAG देखता है सेंट्रल लेवल पर। जो सार्वजनिक वित्त होता है उसकी लेखा जोखा रखने का कार्य सार्वजनिक वित्त पर कौन करते हैं? आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद है और ये हमारे संविधान में ही वर्णित है, इसलिए इसको हम ऑड में देख सकते हैं। बाकी ये सभी वैधानिक निकाय हम कह सकते हैं इनको, है ना। सो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, जिसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सी संवैधानिक संस्था है जो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देती है? So which constitutional body does recognize the political parties in India? Political parties की अगर हम बात करें तो भारत में हमारे कुछ राष्ट्रीय दल होते हैं, कुछ क्षेत्रीय दल होते हैं, और ये आपका पार्ट है आपकी यूनिट वाइज हम देखें तो 9th 7th के समथिंग यूनिट में आपका पार्ट है, जिसमें आपसे पार्टियों के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे हमारी कांग्रेस हो गई, BJP हो गई, किस तरीके से इनकी हिस्ट्री रही है, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इनसे भी बहुत से क्वेश्चंस अटेम्प्ट आपको करने होंगे। सो जल्दी जल्दी आप तैयारी कीजिए, टाइम लिमिटेड है। हम आपको मेहरा क्लासेस पर सारी टेस्ट सीरीज पॉलिटिकल साइंस की, साथ में आपको मॉक टेस्ट, है ना, क्लासेस, डिटेल अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तरीके से पढ़ा रहे हैं। हमारे साथ जुड़िए, अपनी तैयारी अगर अच्छी करना चाहते हैं तो फटाफट ज्वाइन कीजिए, बिकॉज टाइम जा रहा है और आपका जो एक सीट है वो आप पक्की कर सकते हैं हमसे जुड़कर। हम आपको गारंटी देते हैं कि जो आपका पॉलिटिकल साइंस के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सर्विसेज प्रोवाइड करने का आपका सपना है वो पूरा हो जाएगा अगर आप हमसे जुड़ते हैं। सो आप मेहरा क्लासेस ज्वाइन कीजिए, अभी भी टाइम बचा हुआ है, जिस टाइम में आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी सारी जो कॉन्सेप्ट आपसे नहीं आ रहे हैं टेस्ट सीरीज के थ्रू और वेरियस टाइप से हम आपको समझाने का प्रिपरेशन कराने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। सो आप जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए, टाइम जा रहा है ना। हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है ना उसको भी आप ज्वाइन कीजिए, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक में दे देती हूँ, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी। 11 जनवरी में ज़्यादा समय नहीं बचा है और अभी आप देख सकते हैं 2026 में भी बहुत सारी वैकेंसीज परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर यानी AP एग्जाम MPPSC निकालने वाला है। वेट मत कीजिए, टाइम नहीं है, है ना। सो हम 115वें क्वेश्चन पर आ गए थे।
जिसमें आपको बताना था कि संवैधानिक संस्था भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देती है। जब राजनीतिक दल की बात आती है, कौन सी संस्था है आप बताइए, रिकॉग्नाइज कौन करेगा इनमें से? भारतीय चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय करेगा क्या? नहीं ना। या लोकसभा करेगी या विधि मंत्रालय करेगा? विधि मंत्रालय या लॉ मिनिस्ट्री का इसमें कोई रोल नहीं होता है। लोकसभा सिर्फ और सिर्फ वहां पर डिबेट, डिस्कशंस और जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो इसमें एग्जिस्ट करते हैं, ना कि आपके पॉलिटिकल पार्टीज, चुने हुए जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स होते हैं ना, उनकी सभा लोकसभा होती है ना। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का काम ये नहीं है कि वो आपकी चुनाव से संबंधित या चुनाव राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करे। उनका काम है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है इन पार्टीज के बीच में, तब आप इसको चुनौती वहां पर दे सकते हैं, ना कि आप इनको रिकॉग्नाइजेशन के लिए वहां पर जा सकते हैं। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे हम आ गए हैं। इनको आपको जोड़ी मिलानी है, जैसे कि कॉलम ए और बी में दिया गया है, मैच करने हैं फॉलोइंग्स को। सो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, अनुच्छेद 243 एक किससे रिलेटेड है? सीटों के आरक्षण से रिलेटेड है, यानी कि ये कॉलम प्रावधानों से रिलेटेड है, और एक आपका अनुच्छेद दिए गए हैं। सो 243 ए रिलेटेड है आपका सीटों के आरक्षण से या पंचायत की संरचना से, ग्राम सभा से या पंचायतों के संगठन से। सबसे पहले इजी करने के लिए मैं आपको ऑप्शन इसका सही राइट जो है वो बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ए में 3 है, यानी कि ए में 3 हम देख सकते हैं ग्राम सभा। 243 ए में 243 ए जो कि आपका क्या आर्टिकल है वो रिलेटेड है, आपका जो प्रोविजन है ग्राम सभा का उससे रिलेटेड है ना। अगर हम बी की बात करें 243 बी, जिसमें क्या कहा गया है कि बी में हम 4th को लगाएंगे, पंचायतों का गठन, यानी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत के बारे में बात की गई है 243 बी में। 243 सी में क्या बात की गई है ये बताइए, और डी में क्या बात की गई? सो सी में 2 है, यानी कि हमको पंचायत की संरचना पता चलती है आपके 243 सी आपका जो आर्टिकल है उससे। वही डी की हम बात करेंगे तो इसमें 1 दिया गया है, यानी जो सीटों का आरक्षण है उससे रिलेटेड आपका सी हो जाता है। ये पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद हैं। सो पंचायतों से संबंधित अनुच्छेदों को भी याद रखिए, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चंस आज अभी आने लगे हैं, और पुराना जो पैटर्न हम देखें तो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस से आए गए हैं। सो आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 243 ए में ग्राम सभा की बात की गई है कि हर एक ग्राम में ग्राम सभा होगी, और बी में कहा गया है आपका क्या, मैं इसको जोड़ भी देती हूँ जिससे आपको पता रहेगा। ए में 3 है, यानी कि ए में हम 3 में जाएंगे। बी में आपका क्या है 4th है, बी में 4th है, सी में आपका 2nd है, और डी में आपका हो जाएगा 1st, है ना। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, इन अनुच्छेदों को याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाते हैं। 117 पर हम आ गए हैं, जिसमें विदेशों से ऋण लेने के संदर्भ में भारतीय राज्यों के बारे में बातें आपको दिखाई दे रही हैं। 117 में क्या ऑप्शन नंबर सही होगा ये बताइए। विदेशों से ऋण ले सकते हैं, राज्यों से आपको बताना है ना। भारत है और भारत में कई सारे राज्य हैं, तो आपको इस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है कि आप अब्रोड से ऋण ले सकते हैं या नहीं, फाइनेंशियल लोन स्टेट वगैरह ले सकते हैं या नहीं, ये आपको यहाँ पर बताना है। सो विदेशों से ऋण ले सकते हैं क्या? राज्यपाल की आज्ञा से विदेशों से ऋण ले सकते हैं कोई भी भारत का जो राज्य है, या फिर आपातकाल में विदेशों से ऋण लेने का अधिकार है क्या राज्यों को? ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको आप पढ़ेंगे सिंपली तो भी आप आंसर कर सकते हैं एलिमिनेशन के थ्रू। विदेशों से ऋण नहीं ले सकते हैं इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर, बिकॉज विदेशों से ऋण लेने का अधिकार भारत के जो राज्य हैं उनको नहीं है, क्योंकि भारत एक संघात्मक राज्य है, और भारत हमारे यहाँ, हम भारत से बाहर कभी जाते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं या फिर हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। हम ये कहते हैं कि हम भारत के निवासी हैं, और हम भारत में रहने के बावजूद भी हम कहते हैं कि हम भारत में मध्य प्रदेश के निवासी हैं, बिकॉज हमारा जो देश है संघों का एक संघ है, और इनको किसी तरीके से कोई अधिकार नहीं है राज्यों को कि जो विदेशों से डायरेक्ट सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक तौर पर जुड़ सके, या फिर इकोनॉमिकल मैटर्स में भी भारत के बिना या उसकी इजाजत के साथ डील कर सके। भारत ही होगा जो कि हमारी सेंट्रल यूनिट है हमारे देश की, और भारत ही हर एक देश के थ्रू कोई भी समझौता, संधि करने का अधिकारी
होता है। सो यहाँ पर एलिमिनेशन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, जहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यपाल के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ पर गौर कीजिएगा, सही नहीं है। राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। हाँ, बहुत ही सही बात है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रति उनकी अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके गवर्नर की, क्योंकि इनको राष्ट्रपति ही चुनते हैं। राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है, महाभियोग के थ्रू। हाँ, हटाया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति को अधिकार होता है जब इनके आचरण में या इनके प्रति कोई भी प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इनको हटा भी सकते हैं राष्ट्रपति। राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत किया जाता है। हाँ, बहुत ही सही बात है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये गलत बात है। ये राज्यपाल जो होते हैं विधानसभा के प्रति इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है, हाँ, इसीलिए इसको हम ऑप्शन को सही मान लेंगे। अगले क्वेश्चन पर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119, जहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसके सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर ये संसद का स्थायी सदन है। इट इज अ परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये लोकसभा के समान ही शक्तियां स्थिति रखता है। इट इज इक्वल पावर एंड स्टेटस एज लोकसभा, या भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। सो द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। आपको बताना है इसमें से राज्यसभा के संबंध में क्या गलत है। आपको लोकसभा, उसका गठन, उसकी क्रियाविधि और उसकी जो प्रोसेसिंग होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। सदस्य कितने होते हैं और किस तरीके से वो काम करती है, संसद पूरी पता होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, इनको मिलाकर हमारी क्या बनती है, संसद बनती है ना। तो आप संसद कहेंगे तो तीनों को ही आपको उसमें शामिल करना होगा। लोकसभा में राज्यसभा, उच्च सदन, निम्न सदन प्लस राष्ट्रपति, और ये सभी मिलकर इसको चलाते हैं या हमारी संसद का गठन करते हैं। जब भी आप अनुच्छेद पढ़ेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, आपको इनकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो इसका राइट ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो जाएगा, 119 का सी, क्योंकि ये संसद का स्थायी सदन है। इसके हर एक 1/3 जो सदस्य होते हैं वो बदलते रहते हैं। स्थायी सदन ये भंग कभी नहीं होता है, जबकि लोकसभा भंग हो जाती है हर 5 साल बाद, है ना। इसके सदस्य राज्यों की विधानसभा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही चुने जाते हैं, और जो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में इसमें कार्य करते हैं, आपके वाइस प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करते हैं। कौन, उपराष्ट्रपति, है ना, उसके अध्यक्ष के तौर पर यानी कि उपाध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर कार्य करते हैं। लोकसभा के समान शक्तियां इसको नहीं प्राप्त हैं। जो ये सदन है यहाँ पर डिबेट डिस्कशन सब होते हैं। ये उच्च सदन भी है हालांकि, लेकिन लोकसभा जो है ना उसके पास में ज्यादा शक्तियां हैं, और जब इनकी विशेषताएं आप पढ़ेंगे, इनको समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन रीड करिए आप, 2 मिनट क्वेश्चन रीड करिए। आपसे क्या क्वेश्चन किया जा रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है किसके अकॉर्डिंग, कौन से अनुच्छेद में वर्णन है। अनुच्छेद आपको अच्छे से कवर होने चाहिए, मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 143 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज जो इसका रिलेशन है आपके सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ये अनुच्छेद है, इसमें सलाहकारिता के बारे में बात की गई है आपकी। और जो 142वां अनुच्छेद है ये क्या बात करता है आपका, ये पूर्ण बचाव से संबंधित है ना। और दूसरा हम देखें आदेशों को लागू करने, जो 144 है ना, ये जो भी सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है उनको लागू कराने का काम आपका करता है। अनुच्छेद 145 रिलेटेड है, जो कि आपके प्रिंसिपल नियम जो भी होते हैं उनसे रिलेटेड, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपका सलाहकारिता से रिलेटेड है ना, ये याद रखिएगा आप। अगले क्वेश्चन पर हम जाएं, क्वेश्चन नंबर 121। क्या पूछ रहा है आपसे, स्वाधीनता के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, जिसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे। आपको यहाँ पर गोल्स बताने हैं, ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं आपकी प्लान्ड इकोनॉमी के, है ना।
सो देख लीजिए, उत्पादन को अधिकतम बढ़ाना जिससे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके, संपत्ति और आय की विषमता को समाप्त एवं गरीबी निवारण किया जा सके, पूर्ण रोजगार प्राप्ति हो, बाजार व्यवस्था को मजबूत करना। इनमें से आपको कौन से उसके उद्देश्य थे ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 121 में इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ, सी हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो ऑप्शन है ना, ये इसमें थे, है ना, मतलब सॉरी, ये तीनों ऑप्शन इसके नहीं है, प्रमुख उद्देश्यों में ये नहीं था। एक सेकेंड। विकास हेतु नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया जिसके प्रमुख उद्देश्य थे, है ना, तो उद्देश्य में ये शामिल था, है ना, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक मिनट, है ना, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ये राइट ऑप्शन नहीं है। सी की अगर हम बात करें, 121 का सी होना चाहिए, तो सी पर हम जाते हैं। देखिए ये ऑप्शन दिए गए हैं, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग होता है, जैसे कि मेरे साथ अभी हो गया, मैं इनमें ही देख रही थी जबकि नीचे भी ऑप्शंस दिए गए थे 1 2 3, यानी कि ये तीन जो थे उसके थे। बाकी जो बाजार की यहाँ पर बात की जाए, बाजार व्यवस्था को मजबूत करना या फिर स्ट्रेंथनिंग द मार्केट सिस्टम, कोई भी एक तरीके का उद्देश्य इस योजना या नियोजित अर्थव्यवस्था में नहीं उद्देश्य के तौर पर रखा गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। भारत की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट जो कि 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के द्वारा जारी की गई थी, उस समय जो भारत के आपके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो थे, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ये आपको बताना है। देख लीजिए 2002 में आपको जब क्रोनोलॉजी की बात करें हम, है ना, जो राष्ट्रपति होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं, क्रोनोलॉजी, है ना, इनकी क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ईयर इनके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कौन कब था, पहले दूसरे तीसरे क्रम की बात कर लेते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। 2002 में हम देखें तो कौन आपके प्रधानमंत्री रहे थे, कब, आपकी जो प्रथम मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जब रिलीज की गई थी पहली बार, है ना, तब प्रथम जो आई थी दिल्ली में, उस समय आपको ध्यान रखना है कि कौन थे। तो मैं इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी 122 का। इसका ये रिपोर्ट क्यों आई थी कि जो मानव विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है उसका आकलन करने के लिए, है ना। तो अटल बिहारी जी वाजपेयी इसके प्रधानमंत्री थे उस टाइम भारत के, जब ये रिपोर्ट पब्लिश की गई या रिलीज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 123 पर हम आ गए हैं। भारत में वैश्वीकरण के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है। भारत में वैश्वीकरण से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। भारत के मध्यम वर्गीय उपभोक्ता विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। भारत में उच्च तकनीकी का निर्यात बढ़ा है। इनमें से आपको सही ऑप्शन बताना है कि सही क्या होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो 2-3 तरीके के ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि भारत में वैश्वीकरण के संदर्भ में सही क्या है और क्या नहीं है, वो देख लीजिए। इसका राइट ऑप्शन सबसे पहले लगा देती हूँ, ऑप्शन नंबर सी, भारत में वैश्वीकरण से आर्थिक विकास तो बढ़ा है। और सेकंड हम देखें, भारत में जो मध्यम वर्गीय उपभोक्ता थे और निवेशकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना है वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन होने के बाद। जो उच्च तकनीक का निर्यात बढ़ा है ये कहीं से भी हमको ठीक नहीं लग रहा है, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपकी डीपली अंडरस्टैंडिंग अगर टॉपिक के प्रति होगी तो आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं और सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 पर आ जाते हैं। भारत में धर्म राजनीति की अंतःक्रिया यानी कि जो इनका इंटरेक्शन अगर हम करा देते हैं बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, सो ये बुक है ना, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। धर्म और राजनीति की जब अंतःक्रिया हो जाती है तब क्या स्थिति होगी। तो पंथ निरपेक्ष राजनीति का मार्ग कमजोर हुआ है इससे, या धर्म के आधार पर पृथक राज्यों की मांग की जाने लगी है, ये राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक नहीं होता है। सो बहुत ही सिंपली ये ऑप्शन जो आपका हमको कहीं से भी इससे रेलिवेंट नहीं लग रहा है। 124 का हम देख लेते हैं, 1 और 2 इसमें कौन से सही हैं, आपको सही का चयन करना है। यहाँ पर देखिए लिखा है ना सही उत्तर देना है, सही चयन करना है। 1 और 2 सही हैं और जो आपका थर्ड ऑप्शन ये हमारा गलत हो जाता है। इस तरीके की बातें हमारे उसमें नहीं की गई हैं। अब अगले क्वेश्चन 125 पर हम आ गए हैं और देख लीजिए इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि भारत में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई, किस वर्ष में की गई। ईयर आपको बताना है कि घोषणा कब की गई, ये एक्ट कब से स्टार्ट करना शुरू किया है। तो ये देख लीजिए इसका 125 का
1990 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से ही अनुसूचित जाति जनजाति आयोग स्थापित मतलब काम इसकी घोषणा कर दी गई थी, है ना। सबसे पहले इसके लिए 1990 में, है ना, 65वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, है ना, 65वां पहले हुआ और इससे वैधानिक एक राष्ट्रीय आयोग दोनों के लिए संयुक्त तौर पर बनाया गया। अगला हम देखें तो 2003 में ही 89वां संवैधानिक संशोधन एक और किया गया, 89वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 2003 में, जिसके थ्रू दो अलग अलग निकाय बना दिए गए, एनसीएससी, देख लीजिए, एनसीएससी और एनसीएसटी, यानी कि दो आयोग यहाँ से डिवाइड कर दिए गए। पहले ये एक इसके थ्रू एक ही बनाया था संयुक्त तौर पर, है ना, अब दो इसको डिवाइड करके बना दिए गए थे। सो आई होप कि अभी तक जो मैंने 125th क्वेश्चन तक आपको एनालाइज कराया है, जो समझाया है, आपको अच्छे से समझ आया होगा। और हम नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको भी कवर कर लेंगे, जिससे आपको किसी तरीके का कोई भी डाउट ना रहे और आप अपनी प्रिपरेशन सही तरीके से करते रहें। मेहरा क्लासेस आपके साथ है और जो सेट ए में आपको कवर करा रही हूँ, इसी के साथ में हमारी आज की क्लास भी ओवर हो जाती है। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जिसमें पॉलिटिकल साइंस का सेट ए में पूरा तौर से आपको कंप्लीट करा दूंगी। रिमेनिंग 25 क्वेश्चन जो रह गए हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। हमारे कोर्स को लीजिए, हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और आई होप कि आपको आज की सेशन, आपकी आज की क्लास जो थी वो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में हमारी फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।